हेलो बच्चों, आज एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। लेकिन मैं एक बात बता दूं बच्चों कि वीडियो बड़ा ज़रूर रहेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जो मेरा पिछला वीडियो था थर्मल स्टेबिलिटी वाला, उसमें भी मैंने बोला था कि न जाने कितनी सारी रिएक्शंस हैं इनऑर्गेनिक में और उनको अपन टिप्स पे याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट सीख कर उन रिएक्शंस को बिना मेमोराइज किए हम एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व कर देंगे। और जब ऐसा हम करते हैं तो सब्जेक्ट बहुत ईजी बन जाता है। तो मैंने आज क्या लेना है कि मैं सॉल्ट पे हीट का इफेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि कुछ सॉल्ट थर्मली स्टेबल होते हैं और कुछ थर्मली डीकम्पोज हो जाते हैं। मतलब किसी सॉल्ट को हीट करके तोड़ देना, डीकम्पोज कर देना। और या फिर मैं कह दूँ कि मैं हीट का इफेक्ट कैसे डिसाइड करूँ सॉल्ट के ऊपर, उसके लिए ज़बरदस्त वीडियो है। और न जाने कितनी सारी पी ब्लॉक की रिएक्शंस आज तुम्हें मेमोराइज हो जाएंगी सिर्फ मेरे ये कुछ पॉइंट याद करके। पिछले वीडियो में क्या बताया था मैंने कि यदि मेरे मेटल कैटाइन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, ऑक्सो सॉल्ट यदि मेरे पास है, ऑक्सो सॉल्ट बोलते हैं उनमें जिनमें ऑक्सीजन होती है, जैसे कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स है, ऑक्सलेट, ये सब ऑक्सो सॉल्ट हैं बच्चों। इनमें ऑक्सीजन है, इसलिए ऑक्सो सॉल्ट की ऑक्सीजन को पोलराइज करके अपने साथ ले जाएंगे, मतलब मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। और पीछे जो कंपोनेंट बचा वो गैसियस फॉर्म में निकल जाएगा। ये बात मैंने पिछले वीडियो में समझाई है, आज मैं फिर बता दूं। जैसे मान लीजिए मैंने मेटल कैटाइन लिखा और मेरे पास मान लो सल्फेट आयन है, ये लो सल्फेट आयन, तो मैंने मेटल सल्फेट लिया है कोई। यदि मेरे इस मेटल कैटाइन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो ये मेटल कैटाइन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को पोलराइज करके अपने साथ बॉन्डेड कर लेगा, अपने साथ ले आएगा। पीछे अपने आप क्या बच गया, SO3, मैं कहूँगा SO3 गैस निकल गई। गैसियस मॉलिक्यूल है, गुड लिविंग ग्रुप है, आराम से एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड जाने लगेगी और मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। तो एक ही फंडा पकड़ लें कि यदि मेरे सॉल्ट में मेटल कैटाइन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा तो मैं ऐसे सॉल्ट को गर्म करके डिकम्पोज कर सकता हूँ। अब क्या होने वाला है कि मैं डिफरेंट टाइप के मेटल सॉल्ट ले रहा हूँ, उनके हीटिंग इफेक्ट के रिजल्ट बता रहा हूं और आपको केवल वो रिजल्ट याद करने, रिएक्शंस याद नहीं करनी। मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं मेटल कार्बोनेट्स की। ये लो बच्चों, एक जबरदस्त बात है जो आप याद कर लें, आप याद कर लें क्या कि मेटल कार्बोनेट जो होते हैं उनको गर्म करने से मेटल का ऑक्साइड बनना है और साथ में CO2 गैस बननी है। लेकिन ये जो मेटल है ये नहीं होनी चाहिए कौन, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। मतलब इन मेटल्स के कार्बोनेट ऐसा नहीं करते, बाकी सारे मेटल कार्बोनेट यही करेंगे। यदि मैं सोडियम कार्बोनेट लेता हूं, मान लीजिए मैं इनमें से एक एग्जांपल लेके बताता हूं, और मैं इसको हीट करता हूं तो ये डिकम्पोज नहीं होता, केवल मेल्ट हो जाता है। तो इनके कार्बोनेट्स क्या होंगे, गर्म करने पे केवल मेल्ट होंगे। बाकी सारे कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स हीट करने पर डिकम्पोज होते हैं, अपना ऑक्साइड देते हैं और साथ में CO2 देते हैं। अब मैं कुछ रिएक्शंस लिखता हूं, मुझे केवल याद इतना सा करना है। अब मैं कुछ रिएक्शंस लिखता हूं। देखिए ऐसा है, कितनी ही रिएक्शंस हो सकती हैं बच्चों। मुझे ZnCO3 मिला, कैलेमाइन कहा अपन ने, सीडेराइट कहा अपन ने मेटलर्जी में, किसको, FeCO3 को। MgCO3 डॉट CaCO3 लिखा मैंने हीट का साइन लगाया। मान लीजिए मैंने CuCO3 डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड, मतलब मैं कह सकता हूं मैंने बेसिक कॉपर कार्बोनेट लिए जिसको मेलेकाइट बोला अपन ने। ये सारे और से लिख रहा हूं मैं मेटलर्जी के। मान लीजिए मुझे BeCO3 मिल गया, हीट का साइन मिल गया। मान लीजिए मुझे MgCO3 और डॉट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट बोलते हैं, इस पे हीट का साइन मिल गया। ध्यान रहे जब अपन ने मेटलर्जी पढ़ी तो कैल्सिनेशन के प्रोसेस में अपन ने क्या बोला कि मैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सॉल्ट्स को हीट करूंगा। सारी रिएक्शंस मेटलर्जी के चैप्टर की हैं। कहाँ अपन एक जनरल बात सीख रहे हैं, एक चैप्टर तैयार हो रहा है। तो जिस तरह से हर सब्जेक्ट के बेसिक्स हैं उसी तरह इनऑर्गेनिक के ये बेसिक रिएक्शंस हैं बच्चों। इनको एक जगह आप मेमोराइज कर लें, एक जगह आप इनको समराइज करके इनके रिजल्ट दिमाग में ले आएं और फिर इनको यूज लेना स्टार्ट करें, सब्जेक्ट बहुत आसान बन जाएगा। अक्सर बच्चों की शिकायत होती है सर इनऑर्गेनिक याद ही नहीं होती है, बहुत बोरिंग है। बोरिंग अपन ने बनाया है बच्चों, इस तरह से इसको याद करें, बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा और आप हर क्वेश्चन का आंसर देंगे और वो भी बिना रटे हुए।
मुझे पता है ये सारे मेटल कार्बोनेट हैं क्योंकि इनके अलावा हैं सारे, तो सबके आंसर मुझे पता है कि मुझे जिंक ऑक्साइड और CO2 मिलना है। मैं कहूँगा मुझे यहाँ FeO और CO2 मिल गया, मैं कहूँगा मुझे यहाँ Mg और साथ में Ca और मुझे CO2 मिल गया, मैं फिर कहूँगा कि यहाँ CuO मिल गया। ध्यान दें, मेटल के हाइड्रोक्साइड भी हीट करने पर मेटल का ऑक्साइड देते हैं, एक्सेप्ट दीज मेटल्स। तो इससे भी कॉपर का ऑक्साइड बन गया, इससे भी कॉपर का ऑक्साइड बन गया, इससे बन गई CO2, और मेटल के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ना, हीट करने पे मेटल का ऑक्साइड और साथ में वाटर देते हैं, तो प्लस वाटर बन गया। ऐसे ही मैं कहूंगा मुझे बेरिलियम ऑक्साइड और CO2 मिल गया। सिमिलर पैटर्न से ये है, मैं फिर बोलूंगा मुझे मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिल गया, साथ में CO2 मिल गई, साथ में वाटर मिल गया, 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गई। मुझे इन रिएक्शंस को कहाँ याद करना है? सिर्फ रिजल्ट ही तो याद करना है, सिर्फ रिजल्ट याद करो और उसको अप्लाई करो। मेन बात है अप्लाई करो। वो कब करोगे? जब क्वेश्चंस करोगे। क्वेश्चन नहीं करोगे, रिजल्ट याद करके बैठ जाए, आपसे अप्लाई नहीं होने वाला। इसके बारे में एनसीईआरटी की बुक में एक लाइन लिखी हुई है। मैं एक बात बता दूं आपसे, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि पॉली एटॉमिक एनायंस यदि हैं और डाउन द ग्रुप में जा रहा हूं तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। इसका मतलब सेकेंड ग्रुप के कार्बोनेट्स में बेरिलियम कार्बोनेट सबसे कम स्टेबल है। मैं सेकेंड ग्रुप कार्बोनेट बोल रहा हूं। इसका मतलब ये हो गया कि ये इजीली डिकम्पोज हो जाता है। हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि बेरिलियम कार्बोनेट को डिकम्पोज होने से रोकने के लिए या इसके डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए इसको CO2 के एटमॉस्फेयर में रखा जाता है। तो जब मैं इसको CO2 एटमॉस्फेयर में रखूंगा तो फिर मैं कहूंगा लीच-एटले प्रिंसिपल से रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगी, क्योंकि CO2 की कंसंट्रेशन मैंने बढ़ा दी है, तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगी, तो इसके डिकम्पोजिशन की संभावनाएं क्या हो गई हैं? कम हो गई है। मतलब ये इतना अनस्टेबल है, इजीली डिकम्पोज होने लगता है, और मैं इस डिकम्पोजिशन को रोकना चाहता हूं, तो उसके लिए मैंने CO2 के एटमॉस्फेयर में इसको स्टोर किया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक हेडिंग हो गया मेटल के कार्बोनेट्स गर्म करने पर क्या करते हैं, और उन मेटल्स को जरूर ध्यान रखें। और इनके बारे में मैंने बताया पिछले वीडियो में कि इनकी पोलराइजिंग पावर कम है। इसका मतलब ये मेटल कार्बोनेट की ऑक्सीजन जो है ना, उसको पोलराइज करके अपने साथ नहीं ला पाएंगे, मतलब इनके ऑक्साइड नहीं बनेंगे, इजीली नहीं बनेंगे। दैट्स व्हाई इनका कार्बोनेट थर्मली क्या है? स्टेबल है, मतलब हीट करने से ब्रेक नहीं हो रहा, केवल वो क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है। एक हेडिंग हुआ है बच्चों कौन? मेटल कार्बोनेट। दूसरी बात बताता हूं, जितने भी मेटल बाई कार्बोनेट्स है ना बच्चों, सेकंड पॉइंट आ रहा है, जितने भी मेटल बाई कार्बोनेट हैं उनको यदि मैं हीट करता हूं तो मेटल कार्बोनेट बनेगा। MCO3 का मेटल कार्बोनेट, साथ में CO2 बनेगी, साथ में वाटर बनेगा। ये फिक्स आंसर है, इस बात को ध्यान रख लो। जैसे मान लीजिए मुझे NaHCO3 मिल गया और मुझे इतना सा क्वेश्चन मिला जो अपन S ब्लॉक में सॉल्वे प्रोसेस पढ़ते हैं, Na2CO3 का प्रिपरेशन पढ़ते हैं, उसके बीच की स्टेप की रिएक्शन तो है बच्चों ये। मैं कहूँगा मुझे Na2CO3 मिलना है, प्लस CO2 मिलना है, प्लस वाटर मिलना है। एक जनरल बात याद कर लो, एक जनरल बात याद कर लो और उसको फिर यूज लेना सीख लो। सब्जेक्ट अपने आप आसान बनाया जाता है, बनता नहीं है, बनाया जाता है इन पॉइंट्स को सीखने के बाद। 2 पॉइंट हुए हैं बच्चों कौन? हीटिंग इफेक्ट में 2 पॉइंट, एक तो कार्बोनेट और एक बाई कार्बोनेट। मैं मेटल, सल्फेट, नाइट्रेट, ऑक्सोलेट सब लेने वाला हूं और न जाने कितनी सारी रिएक्शंस आने वाली है। इसलिए हर डिकम्पोजिशन का रिजल्ट याद करें और फिर उसको अप्लाई करें। मैं थर्ड बात ले रहा हूं और मान लीजिए मैं मेटल सल्फेट लेता हूं, न जाने कितनी सारी रिएक्शंस होंगी मेटल सल्फेट के अंदर। सबका इलाज एक लाइन से हो जाएगा, सिर्फ एक लाइन से, एक पॉइंट से। वो पॉइंट सीख लें, आपका काम हो गया। मैं ऐसा बोलना चाहता हूं, जितने भी मेटल के सल्फेट है ना, एक्सेप्ट वही सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फिर बोल रहा हूं एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बाकी सभी मेटल सल्फेट हीट करने पर मेटल का ऑक्साइड देते हैं, मेटल ऑक्साइड देते हैं और साथ में SO3 देते हैं। लेकिन ये रिएक्शन टेम्परेचर बेस्ड है, तो मैं कुछ लिख रहा हूं उसको ढंग से समझना कि मैंने मेटल सल्फेट लिया, MSO4 का मतलब है बच्चों मेटल सल्फेट, M फॉर मेटल, और इसके आगे मैंने 2 बातें लगाई। यदि मैं एक बार तो इसको हीट करता हूं बिलो 800 डिग्री सेल्सियस और एक बार मैं इसको हीट कर रहा हूं अबव 800 डिग्री सेल्सियस, दोनों के रिजल्ट अलग अलग है। मुझे यहां मेटल ऑक्साइड बनाना है और साथ में SO3 बनाना है। यहां मैं मेटल ऑक्साइड ही बनाऊंगा लेकिन साथ में SO2 बनाऊंगा और साथ में ऑक्सीजन बनेगी, ये रिजल्ट है। लेकिन ये जो M है ना, ये नहीं होना चाहिए कौन? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, क्योंकि इनके
इनके सल्फेट हीट करने पर केवल मेल्ट होते हैं, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन को पोलराइज करने की टेंडेंसी बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। ये रिजल्ट आना चाहिए। अब मैं कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूं, वो रिएक्शंस पेपर में आती रहती हैं, आपको आनी चाहिए। ये लीजिए CaSO4.2 वाटर, सब परिचित है, अपन जिप्सम बोलते हैं। ये लो जिप्सम हो गया, ये जिप्सम का फॉर्मूला है, सबको ये फॉर्मूला 10th क्लास से पढ़ाया जा रहा है। मैंने इसको हीट किया तो ऐसा होने से ये CuSO4.1/2 वाटर में, जिसको अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, POP बोलते हैं, इसको मैंने फिर हीट किया, तब जाके बिल्कुल ये एनहाइड्रस बन गया, जिसको डेड प्लास्टर बोलते हैं। ये सारे क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। और मैं फिर वही बात बोलूंगा कि यदि मैंने इसको 800 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर हीट किया तो नो डाउट वो रिजल्ट जो लिखा हुआ पड़ा है उसके अकॉर्डिंग आंसर बना दिया। और यदि 800 से ऊपर टेम्परेचर देकर बात की तो मैं कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में SO2 और साथ में HAFO2 बना दूंगा। कितना आसान हो गया है। ये बातें इस तरह से इजी बनेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसी तरह से मैंने ब्लू विट्रियोल की बात की। ये लीजिए, सब परिचित हैं, ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला ये है, ये भी तो सल्फेट है मेटल का। इसको मैं हीट कर रहा हूं, टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से बिलो है, तो मैं कहूंगा ये कॉपर सल्फेट डॉट वाटर में बदला। फिर मैंने इसको हीट किया 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर पे, तो ये कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस हो गया। और जब मैं इसको टेम्परेचर फिर कह रहा हूं 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास में गर्म करता हूं, 750 तक ले जाता हूं, तो ये कॉपर का ऑक्साइड बना देगा, साथ में SO3 बन जाएगा। ये मेरा आंसर है। कितना आसान है बच्चों। इसी तरह से एक जबरदस्त रिएक्शन पे आ रहा हूं मैं, जबरदस्त रिएक्शन पर। ये लो FeSO4.7 वाटर, ग्रीन विट्रियोल की बात कर रहा हूं, ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल। ये रिएक्शन न जाने कितनी बार एग्जाम में आई, इसलिए एक स्टार मैंने और बना दिया है बच्चों। इसको जब मैं हीट करता हूं 200 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर, तो ये FeSO4 डॉट वाटर में बदला। फिर मैंने इसको टेम्परेचर 200 से ज्यादा रखा, तो ये FeSO4 में बदला। और लगभग 750 डिग्री सेल्सियस पे हीट करता हूं ना, तो ये Fe2O3, बहुत जबरदस्त बात है, इसीलिए पेपर में आती है, प्लस SO2 प्लस SO3, मतलब ये इकलौता ऐसा सल्फेट है जो बिलो 800 डिग्री सेल्सियस पे भी मुझे मेटल का ऑक्साइड साथ में SO2 और SO3 दे रहा है। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है। ध्यान रहे, FeSO4 में Fe+2 है, SO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो Fe+2 को वो Fe+3 में ऑक्सीडाइज कर देती है और खुद SO2 में रिड्यूस हो जाती है। यहाँ आयरन एज ए कैटलिस्ट भी रोल प्ले करता है। इस कारण से यहाँ SO2 भी बन गई है, SO3 भी बन गई है, Fe+2 Fe+3 में ऑक्सीडाइज हो गया है। मेरा ये जबरदस्त पॉइंट समझ में आ गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको याद होनी चाहिए। ये पेपर में डायरेक्ट आती है, कौन सा ऐसा सल्फेट है जो हीट करने पर SO2 SO3 दोनों देता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। आपको ग्रीन विट्रियोल की बात करनी है। मैं एक बात बता दूं बच्चों कि यदि मुझे ये था फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट दे दे मान लो, और इसको हीट कर रहा है बिलो 800 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए 800 डिग्री सेल्सियस से कम पर, तो ध्यान रखना Fe2O3 ही बनाना है और साथ में केवल SO3 बनाना है, यहाँ SO2 नहीं बनाना। वहां क्यों बना, मैंने कारण बताया था कि Fe+2 को SO3 ने Fe+3 में ऑक्सीडाइज किया, खुद रिड्यूस हो गई SO2 के अंदर, और आयरन ने खुद ने वहां कैटलिस्ट का रोल प्ले किया। मेरा ये पॉइंट समझ में आ गया हो। इसी तरह से मैं एक बात बोलूं कि ZnSO4.7 वाटर और इसी तरह से एप्सम सोल्ट जो है MgSO4.7 वाटर, एप्सम सोल्ट बोलते हैं, इनके सेम टू सेम रिजल्ट या सेम टू सेम बात रहेगी। किस तरह से, जैसे मैंने कॉपर सल्फेट .5 वाटर वाला कर रखा है, मतलब पहले ये क्या होंगे, एनहाइड्रस बनेंगे और बाद में 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो SO2 बना देना और मेटल का ऑक्साइड, और बिलो टेम्परेचर है 800 से तो मेटल का ऑक्साइड और साथ में SO3 बना देना। इसका सिमिलर पैटर्न से आंसर बनाना है, अपने आप बनाकर देखना। मैंने मेटल सल्फेट कवर कर लिया है बच्चों, अब मैं मेटल नाइट्रेट पे आ रहा हूं, रिजल्ट सीखना।
मैं फिर बोल दूं, वीडियो बड़ा जरूर लेकिन बहुत काम का है, इसको लास्ट तक देखना है, क्योंकि इसके सारे रिजल्ट तुम्हें इनऑर्निक पे कमांड बनवाएंगे। ये सारी रिएक्शंस याद थोड़ा ना करनी होती है, इनके रिजल्ट सीख लो और फिर जब भी क्वेश्चन आए आंसर बनाओ, आंसर बन जाता है। मैं मेटल सल्फेट के बाद मेटल नाइट्रेट पे आ रहा हूं, जबरदस्त रिजल्ट आएगा, सीखना समझना उसको और फिर काम में लेना। ये लो, जितने भी मेटल के नाइट्रेट है ना, उनको जब मैं हीट करता हूं तो मैंने मेटल नाइट्रेट लिखा है और मैं इसको हीट कर रहा हूं, तो पता है क्या होगा, मेटल का ऑक्साइड बनना है, साथ में एक ब्राउन कलर की गैस बनती है और साथ में O2 बनती है। जबरदस्त बात बोलने वाला हूं, NO2 पे एक इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज है ये, इसलिए NO2 पैरामैग्नेटिक है, O2 अपन ने MOT में पढ़ ही रखा है पैरामैग्नेटिक होती है, दोनों की दोनों पैरामैग्नेटिक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी इनऑर्निक में जब भी ब्राउन कलर की पैरामैग्नेटिक गैस किसी भी क्वेश्चन में पढ़ने को मिले ना, समझ जाना NO2 बन रही है। आपसे ऐसा क्वेश्चन हो जाए, कौन सा सॉल्ट हीट करने पे 2 पैरामैग्नेटिक गैसेस देता है, कैसे भी क्वेश्चन हो सकता है, मुझे ये बातें आनी चाहिए। लेकिन यहां एक जबरदस्त बात फिर क्या आ गई कि ये जो मेरी मेटल है, ये सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम नहीं होनी चाहिए। तो इनमें क्या होगा भाई, जैसे मान लो सोडियम का नाइट्रेट ले लिया मैंने, एक एग्जांपल लिख के बता देता हूं, गर्म करूंगा तो मेटल का नाइट्राइट बनेगा, मतलब NaNO2 बनेगा और साथ में ऑक्सीजन बनेगी। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन जब इसके बन जाने के बाद यदि मैं इसको 800 डिग्री सेल्सियस पे हीट करता हूं तो सोडियम का, ये देखो कंडीशन है, ये कंडीशन दी हो तभी करना, नॉर्मली आंसर बताना है। 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर दिया हो तो आगे जाना, सोडियम का ऑक्साइड बनाना है, साथ में नाइट्रोजन बनानी है और साथ में ऑक्सीजन बनानी है। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक जबरदस्त बात, ये MOT में पढ़ाया था मैंने, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज वाले वीडियो में बताया था कि 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में डायमैग्नेटिक कैरेक्टर होते हैं, डायमैग्नेटिक है, जबकि O2 कैसी है, पैरा, अभी भी बताया। तो ऐसा क्वेश्चन भी हो जाएगा कि कौन सा सॉल्ट गर्म करने पे 800 डिग्री के आसपास गर्म करने पे डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक गैस दोनों देता है। तो ध्यान रखना बच्चों, ये बातें हैं। अब देखो ये चीजें कैसे काम करती हैं, उस पर आ रहा हूं। NO2 बन गया, P ब्लॉक में NO2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड का ये प्रिपरेशन है। ऑक्सीजन बन गई, 16 ग्रुप में ऑक्सीजन का प्रिपरेशन है। आपने कहां हीटिंग इफेक्ट याद किया और आपको P ब्लॉक की प्रिपरेशन याद होने लग गई है। हम अक्सर क्या करते हैं, सब्जेक्ट को रेंडमली पढ़ते हैं। हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक सीक्वेंस है। इनऑर्निक पे कमांड बनानी है ना बच्चों, जितने मैंने वीडियो इनऑर्निक के दिए हैं पहले आप उनको पढ़ें, फिर चैप्टर करें, देखें कितना आसान बन जाता है। आप P ब्लॉक पढ़ना चाहते हैं बिना हीटिंग इफेक्ट के पढ़ना चाहते हैं, आप P ब्लॉक पढ़ना चाहते हैं बिना इनर्ट पेयर इफेक्ट के, आप P ब्लॉक पढ़ना चाहते हैं बिना हाइड्रोलाइसिस के, आप P ब्लॉक पढ़ना चाहते हैं बिना थर्मल स्टेबिलिटी के, पॉसिबल नहीं है। पहले इन बेसिक्स को करो। मैंने हाइड्रोलाइसिस पे वीडियो दिया था, सॉल्ट्स के हाइड्रोलाइसिस का वीडियो तो फिजिकल में दिया था, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड के हाइड्रोलाइसिस का वीडियो P ब्लॉक वाला था। इनर्ट पेयर इफेक्ट में काम आएगा, मतलब सब चीजें कनेक्टेड हैं। पहले उनको क्लियर करें, फिर चैप्टर में कुछ बचेगा ही नहीं, आपको हर चीज आ रही होगी, आपके सब मुझे आ रहा है। और सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है जब अपन एक सीक्वेंस में, एक फिक्स पैटर्न में पढ़ते हैं, और इसीलिए इस सीक्वेंस में मैं ये वीडियो दे रहा हूं आपको। ध्यान रहे, मैंने एक रिएक्शन लिख दी। अब अपनी किताब में मान लो मुझे लेड नाइट्रेट मिल गया, ये रिएक्शन अपनी P ब्लॉक के चैप्टर में ऑक्सीजन की प्रिपरेशन में दी हुई है। हम इसका रट्टा मारते हैं, आंसर बार बार रटते हैं, बार बार भूलते हैं, अल्टीमेटली एक ही बोलते हैं कि याद ही नहीं होता है, बेकार सब्जेक्ट है। मैं कहता हूं इससे आसान सब्जेक्ट नहीं है। अरे यार मेटल का नाइट्रेट है, हीट कर रहा है। अब अभी हीटिंग इफेक्ट का पता कैसे लगे, सोल्व किया कि हीट का साइन दिया, इसमें हीटिंग इफेक्ट आ गया, तुरंत अपने रिजल्ट रिकॉल करो, आंसर मिलेगा। मुझे पता है मेटल का नाइट्रेट है, हीट कर रहा है, मेटल का ऑक्साइड बना दो, साथ में NO2 बना दो, साथ में O2 बना दो। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, बैलेंस की जा सकती है। ये लो आंसर खत्म। मुझे जिंक नाइट्रेट मिल गया, ये लो। क्या भेद है, बना दूंगा ना मैं, कुछ नहीं है, अपने आप बनाकर देखना। मैंने मेटल नाइट्रेट की बात बोल दी है बच्चों,
कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट हो गया है। अब मैं अमोनियम सॉल्ट के हीटिंग इफेक्ट की बात कर रहा हूं। और जब आप पुराने पेपर देखेंगे, पिछले 10 सालों के पेपर देखेंगे, किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम के हीटिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्ट पे प्रॉब्लम आएगी। आप इस साल जो भी एग्जाम देंगे, चाहे नीट का, चाहे मेंस का, चाहे एडवांस का और बिट्स का, हर एक पेपर में सॉल्ट के हीटिंग इफेक्ट का एक क्वेश्चन होगा। इसलिए कह रहा हूं ये वीडियो आपको स्कोर देगा, कॉन्फिडेंस देगा, सब्जेक्ट सिखाएगा। इससे बढ़िया वीडियो नहीं हो सकता। इसको पूरा लास्ट तक देखकर इसके रिजल्ट याद करें और उनको अप्लाई करें। मैं अमोनियम सॉल्ट ले रहा हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ट्रिक से आंसर निकालना सिखाऊंगा, समझना। अमोनियम सॉल्ट, मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि हम अमोनियम सॉल्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। 2 तरह के अमोनियम सॉल्ट हैं। पहली बात यह है, केस फर्स्ट जो है मेरा, उसमें मैं कहना चाहता हूं कि इफ जो एनायनिक पार्ट है, मतलब अमोनियम सॉल्ट का जो एनायनिक पार्ट है वो क्या है, एनायनिक पार्ट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन हीटिंग पर नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी, दैट्स ऑल। कुछ केसेस में N2O भी आता है, कुछ क्या एक ही केस में आता है, अदरवाइज N2 निकलती है। ये आपको याद हो जाना, ये याद करना है बस। एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, उनको मेमोराइज नहीं करना। दूसरी बात के सेकेंड क्या कह रहा हूं कि इफ एनायनिक पार्ट क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड है या नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ध्यान रहे हीट करूंगा तो अमोनिया गैस बनेगी। ये 2 रिजल्ट सीख लो बच्चों, और फिर देखो पी ब्लॉक कितना आसान होता है। हम डरते हैं पी ब्लॉक बहुत बड़ा है सर, इतनी रिएक्शन है सर। कुछ नहीं है बच्चों, इस तरह से पढ़ें, सिस्टमेटिक वे से पढ़ें, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। और जो सबसे टफ होता है उसको आसान बनाना ही हमारा काम है। इसको आसान बनाकर ही पढ़ाना हमारा तरीका है, और इन रिजल्ट्स को सीख कर अप्लाई करना शुरू करें। अब देखो मैं इन पे क्वेश्चंस ले रहा हूँ, इनकी रिएक्शंस ले रहा हूँ, कैसे आंसर बनाता हूँ बता रहा हूँ, समझते जाना। लेकिन रिएक्शन से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। अभी मैंने बताया कि ये ऑक्सीजन की प्रिपरेशन हो गई है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड की प्रिपरेशन हो गई है। मैंने कोई पी ब्लॉक का चैप्टर नहीं पढ़ाया आपको, मैंने सिर्फ आपको एक जनरल बात बताई और उससे मेरे चैप्टर कवर हो रहे हैं। अब मैंने क्या कहा कि यदि इस तरह का सॉइल लूंगा तो गर्म करने पर N2 बनेगी, तो क्या 15 नंबर ग्रुप में हमारी एनसीईआरटी की बुक में नाइट्रोजन नहीं दी हुई क्या? इस तरह के सॉल्ट लूंगा तो अमोनिया बनेगी, तो क्या अमोनिया का प्रिपरेशन नहीं है कि अपनी बुक के अंदर? देखो इन सॉल्ट्स को याद करोगे, अमोनिया की प्रिपरेशन हो रही है, कभी ऑक्सीजन की प्रिपरेशन हो रही है, कभी नाइट्रोजन की प्रिपरेशन हो रही है। ये ऑक्साइड भी तो सिलेबस में है अपने, नाइट्रोजन का ऑक्साइड +4 का +1 का, दोनों की प्रिपरेशन एनसीईआरटी की बुक में एक चार्ट, एक टेबल बनाकर राइट हैंड साइड के पेज पे लिखी हुई है, वहां प्रिपरेशंस लिखे हुए हैं उनके। N2O का प्रिपरेशन इस तरह से किया हुआ है। अभी समझना, मैं कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा। अब बात आती है कि कौन कौन से एनायनिक पार्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो बता रहा हूं कि जैसे डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 जैसे NO2 जैसे NO3 जैसे ClO4 जैसे IO3 ये सारे के सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। मतलब इनके अमोनियम सॉल्ट लोगे और गर्म करोगे तो इसको छोड़कर मैं कहना चाहता हूं नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी। नॉन ऑक्सीडाइजिंग बहुत सारे हो सकते हैं बच्चों, जिनमें से मैंने एलाइड आयन ले लिया, सल्फाइड आयन ले लिया, फॉस्फेट आयन ले लिया, कार्बोनेट आयन ले लिया, सल्फेट आयन ले लिया। इन सब के अमोनियम सॉल्ट लोगे तो अमोनिया बनेगी। अब मैं रिएक्शन से बोर्ड बढ़ देता हूं और तरीका बना देता हूं, तरीका बना रहा हूं, तरीके से आंसर निकालना और सीखना। ये लो, मैं कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूं और वो पेपर में आती हैं। आपके एग्जाम में इनमें से कोई एक रिएक्शन जरूर होगी और मैं चाहूंगा बिना रट्टा मारे हुए आप आंसर बनाकर आएं, और तब जाकर इन वीडियो को देखने की जो इंपॉर्टेंस है ना वो समझ में आएगी। जब क्वेश्चन सॉल्व होता है ना बच्चों, तो उसका जो हमें जो खुशी होती है ना वो अनमोल होती है। उसको अपन किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ से। और सेलेक्ट होने के बाद जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है
उसको भी अपन किसी भी तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते। तो हमेशा अपने सिलेक्शन के लिए, सब्जेक्ट को सीखने के लिए तैयार रहें, रोज़ नई बात सीखें। और वो कब सीख पाएंगे? जो रोज़ एक नया वीडियो आपके लिए डाल रहा हूँ। रोज़ इस इतनी क्लासेस के बावजूद आपके लिए एक वीडियो डल रहा है। वो क्यों? ताकि इस नेगेटिव पीरियड में आप पॉजिटिवली काम कर सकें और अपने सिलेक्शन की बात कर सकें। देखो, सीखो, समझो। मुझे पेपर में ऐसे ही तो क्वेश्चन मिलना है। मैं नहीं चाहता कि मुझे इनके आंसर याद करने चाहिए। मैं कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूं। मैंने कुछ लिख दी और मान लीजिए मैंने एक और लिख दी। मुझे इनके आंसर बनाने हैं। बच्चों, मैंने एनायनिक पार्ट जो लिखा है ना, वो वही लिखा है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तरीका बताता हूं, तरीका सीखना। जब अमोनियम सॉल्ट का एनायनिक पार्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो नो डाउट पहले अमोनिया बनती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? अमोनिया को फिर N2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। इसलिए अपन फाइनल प्रोडक्ट N2 बताते हैं। खैर, वो लॉजिकल बात थी, लेकिन अब मैं आंसर बनाने का ट्रिक बता रहा हूं। जब भी ऐसे अमोनियम सॉल्ट दिए में हो, तो उस सॉल्ट में से मैक्सिमम कितने वाटर हट सकते हैं, वाटर हटा दिया करें। मेरे पास 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, सामने पड़ा है। तो 4 हाइड्रोजन का मतलब मैं क्या 2 वाटर नहीं हटा सकता? तो प्लस मैंने 2 वाटर हटा दिए। समझना, 4 हाइड्रोजन थी तो 4 हाइड्रोजन हो गई, 2 ऑक्सीजन थी 2 ऑक्सीजन हो गई। पीछे क्या बचा? N और N, क्या बन गया? N2। खत्म। ये अपना आंसर है। ये तरीका है बच्चों। फिर बोल रहा हूं 4 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है। 4 हाइड्रोजन में मैक्सिमम कितने वाटर हटा सकता हूं? 2। पीछे क्या बची? 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन। इसलिए क्या बोला था मैंने? सिर्फ एक सॉल्ट है, अमोनियम नाइट्रेट। हीट करने पर नाइट्रोजन नहीं देता, N2O देता है। समझना। फिर मेरे पास 8 हाइड्रोजन है बच्चों, 8 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8, 7 ऑक्सीजन है, लेकिन मैक्सिमम मैं 4 वाटर हटा सकता हूं, क्योंकि 4 वाटर में 8 हाइड्रोजन होंगी। मैंने तुरंत जितने मैक्सिमम वाटर हट सकते हैं वो हटा दिए। पीछे देखो 2 क्रोमियम बची और 3 ऑक्सीजन बची। क्या बना दिया? Cr2O3। अब देखो पीछे क्या बचा? 2 नाइट्रोजन, क्या बन गया? N2। खत्म। ऐसे बनाते हैं आंसर। ध्यान रहे, ये कंपाउंड जो है ऑरेंज सॉलिड है और ये जो बना ये ग्रीन कलर का है। कहीं न कहीं क्वेश्चन मिलेगा, ऑरेंज सॉलिड था, गर्म करने पर क्या हुआ, ये वो एक ग्रीन कलर कंपाउंड मिला। सब कुछ आना चाहिए। एक डायमैग्नेटिक गैस बन रही है, साथ में नाइट्रोजन आ गई। ऐसे हिंट मिलेंगे मुझे। वोल्केनिक रिएक्शन कहलाती है। ध्यान रहे, वोल्केनो जो आप स्कूल में मॉडल बनाकर ले जाते थे, उसमें अमोनियम डाइक्रोमेट ही तो था। उसको गर्म करने से उसमें से ग्रीन कलर Cr2O3 का निकल रहा था। ये बात समझ में आ गई हो? ये वोल्केनिक रिएक्शन कहलाती है। इस पे आ जाओ। इसमें क्या हो रहा है कि मैं क्लोरीन का एटम एक अलग से हटाना नहीं चाहता, मैं Cl2 हटाना चाहता हूं, इसलिए मैंने इसके 2 मोल ले लिए। तो ऐसा करने से हाइड्रोजन कितनी होगी? मेरे पास 8 हो गई। देखो ये 8 हो गई। 4 ऑक्सीजन और 4 वाटर हटा दिए। अब देखो 2 नाइट्रोजन N2 बन गई और 2 Cl2 बन गई। कितना आसान है बच्चों। ये तरीके याद करो और अपने हाथ से लिख कर देखो, फिर पुराने पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करो, तब इंपॉर्टेंस मालूम पड़ेगी इन चीजों की। बुक्स में रिएक्शन डायरेक्ट दी होती, कहां तरीके दिए होते हैं। नो डाउट वो लॉजिकल बातें होती है, लेकिन हम इतनी बातों को दिमाग में स्टोर नहीं रखकर हर रिएक्शन का आंसर याद नहीं करके कुछ की पॉइंट याद कर लो ना कुछ, और उनको अप्लाई करो। ये काम हो गया पहले केस का। सेकंड केस पे आ रहा हूं। मुझे अमोनियम क्लोराइड पे हीट का साइन, मुझे अमोनियम कार्बोनेट पे हीट का साइन, मुझे अमोनियम सल्फाइड पर हीट का साइन, और जो मैंने बताया था सल्फेट भी हो सकता है, फॉस्फेट भी हो सकता है। मैं एक बात बता दूं, ये सारे के सारे जो लिखे हैं मैंने, ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है, और मैं अब क्या करने वाला हूं? अमोनिया बनाने वाला हूं। तो ध्यान रहे, मेरा आंसर क्या हो गया? अमोनिया प्लस HCl। यहाँ क्या हो गया? अमोनिया और प्लस क्या निकल गई? CO2। फिर यहाँ क्या हो गया भाई? अमोनिया बना दी मैंने और साथ में क्या आ गई? H2S। समझ में आ रहा है कुछ? ये मेरे आंसर क्लियर। ये अमोनियम सॉल्ट का हीटिंग इफेक्ट था। अब छोटी सी एक बात ले रहा हूं, एक छोटी सी 2 रिएक्शन जो हमारी NCERT में है और पेपर में आ चुकी है। मैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ एजाइड देना चाहता हूं। ध्यान रहे, पिछले वीडियो में मैंने बोला था इस आयन को एजाइड आयन बोलते हैं।
तो मान लीजिए मुझे सोडियम एजाइड मिल गया और हीट का साइन आ गया। हमारी बुक में बेरियम एजाइड के साथ भी हीट का साइन दिया हुआ, ये दो रिएक्शंस दी हुई हैं। मैं ऐसा बताना चाहता हूं, ये दोनों रिएक्शन पेपर में कई बार पूछी जा चुकी हैं। इनको गर्म करने से मेटल जो थी वो एज इट इज मिल जाएगी, साथ में नाइट्रोजन गैस मिलेगी। नाइट्रोजन का फिर प्रिपरेशन आ गया बच्चों। ये जो नाइट्रोजन बनती है इसको एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन बोलते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आया हुआ है कि एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन कहाँ मिलेगी, तो ध्यान रहे एजाइड को गर्म करने से यहाँ बेरियम मिल जाएगा। फिर मैं कहूँगा नाइट्रोजन बैलेंस नहीं कर रहा। ये दोनों रिएक्शंस ध्यान रख लेना। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्या हो गया, एजाइड हो गया। मैं हीटिंग इफेक्ट में एक बात और करना चाहता हूं कि जो मेटल के हैलाइड होते हैं वो गर्म करने पर क्या करते हैं। तो मेटल के हैलाइड को जब भी आप गर्म करोगे ना, तो मेटल का हैलाइड अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने ये पॉइंट बना लिया, इतनी सी बात। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कर दिया होगा, आप बोलोगे में बदलना है, खत्म। ये लो हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल हैलाइड बता रहा हूं, समझना। फिर ये लो, मैंने मेटल हैलाइड लिखा भाई, गरम करूंगा तो मेटल हैलाइड ही बनेगा, लेकिन इस तरफ होगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, इस तरफ होगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। जैसे मुझे तो ये मिलेगा, क्या है इनमें, कुछ भी नहीं। ये लो, ये सारी रिएक्शंस मेरी किताबों में हैं, मेरे सामने बार बार आती हैं, मुझे इनके आंसर देने आने चाहिए। खत्म। मैं कहूँगा भाई PbCl2 बनेगा, साथ में Cl2 बन जाएगी। PbBr2 बनेगा, साथ में Br2 बन जाएगी। मैं कहूँगा FeCl2 बनेगा, साथ में Cl2 बन जाएगी। मैं बोलूँगा CuCl बनेगा, साथ में Cl2 बन जाएगी। खत्म हो गया बच्चों, ये कहानी है। तो न जाने कितनी सारी बातें मैंने कवर कर दी हैं, और इन बातों को, इन रिजल्ट्स को याद करें। इस वीडियो को लास्ट तक देखकर इनके रिजल्ट जो है ना बच्चों, वो दिमाग में स्टोर करें और उनको बार बार रिवाइज करके यूज लेना सीखें। मेरे ख्याल में ये वीडियो तुम्हें न जाने कितनी सारी रिएक्शंस के आंसर दे देगा और कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। और मैं चाहता हूँ कि अपनी सिलेक्शन, अपनी तैयारी को रोज़ एनालाइज करें, रोज़ इम्प्रूवमेंट आना चाहिए अपनी पढ़ाई के अंदर, और रोज़ अपनी नॉलेज इन्हेंस होनी चाहिए, और हमेशा सेलेक्ट होने की बात करें, रैंक लाने की बात करें, और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। ओके बच्चों।